अहमदाबाद में चंडोला झील के बाद एक और मेगा डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। इसनपुर तालाब के आसपास अवैध रूप से बने घर और दुकान ढहाए जा रहे हैं। सोमवार सुबह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 4 चरणों में शुरू हुई। इसके तहत तालाब किनारे 925 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। अहमदाबाद में एक बार फिर गरजा बुलडोजर। एक साथ 900 से अधिक अवैध निर्माण पर एक्शन। पंद्रह से अधिक जेसीबी से अवैध कब्जों पर प्रहार। अहमदाबाद में एक बार फिर सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस बार शहर के इसनपुर झील पर अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। चंडोला झील पर बुलडोजर एक्शन के बाद अहमदाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। शहर के पूर्वी इलाके में इसनपुर तालाब के आसपास बने अवैध मकान और दुकान ढहाए जा रहे हैं। इसके तहत तालाब के किनारे से 925 अवैध निर्माणों को धराशायी किया जा रहा है। पूरी तरह से ये जो मकान बनाए गए हैं, पूरी तरह से घर बनाए गए पक्के मकान है, जिसको तोड़ने के लिए जेसीबी को लेकर जो है पूरी कार्रवाई की जा रही है। और करीब 900 से ज़्यादा ये अवैध निर्माण है। पहले कमर्शियल थे, उनको हटा दिया जा चुका है। ये सारे जो निवासी जो घर थे वो सारे अब हटाने की कार्रवाई जो है शुरू की गई है। 900 से ज़्यादा ऐसे अवैध निर्माण हैं और ये झील का भाग है, जहाँ पे देख सकते हैं झील के सामने वहाँ पे झुग्गी झुपड़ियाँ और कच्चे मकान वहाँ पे हैं और यहाँ पे इस साइड पक्के मकान है। तो ये सारे अवैध निर्माण हैं और वो हटाए जाएंगे। करीब 50 साल से ज़्यादा कुछ मकान तो ऐसे हैं जो 50 साल से ज़्यादा से लोग यहाँ पे रह रहे थे। वो हाईकोर्ट भी गए पर हाईकोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली और उसके बाद अब प्रशासन ने जो है इनके घर खाली करवाए और उसके बाद इन घरों को जो है तोड़ा जा रहा है। पूरा वक्त दिया गया, नगर निगम की ओर से कहा गया है कि पूरी समय मर्यादा का पालन किया गया। इसनपुर अहमदाबाद की तीसरी सबसे बड़ी झील है। लोगों ने धीरे धीरे झील के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इन मकानों में 1000 से अधिक लोग रहते थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके रहने की व्यवस्था किए बिना ही ये कार्रवाई की जा रही है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मॉनसून से पहले नोटिस भेजे गए थे। अब कार्रवाई से पहले भी लोगों को मकान खाली करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया गया था। जो कॉमर्शियल जो एस्टैब्लिशमेंट थे, उस एस्टैब्लिशमेंट को हमने काफ़ी समय पहले ही दूर कर दिया था। अभी जो ये कार्यवाही हो रही है वो रेसिडेंशियल प्रकार के जो है उसको डिमोलिशन की कार्यवाही चल रही है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कार्यवाही हमने पूरी मानवता के धोरण को ख्याल में रखते हुए काफ़ी पहले उसको वैसे नोटिस तो दिया था और पूरा टाइम दिया हुआ है जो भी डिमोलिशन करने से पहले, ताकि वो अपना जो मकान जो है वो स्वेच्छा से खाली कर ले। अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसी के बाद डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई। हमने ये तय किया था कि गत 20 तारीख को 20 नवंबर को ये डिमोलिशन की कार्यवाही हम शुरू करने वाले थे, लेकिन बाद में भी यहाँ के जो स्थानिक रईस लोग थे, उन्होंने हमको ये बताया कि अभी और 4 दिन हमको दिया जाए ताकि हम अपना मकान स्वेच्छा से खाली कर ले। तो हमने इनफ टाइम भी दिया है। और भी आपको ये बता दूं कि 10 लोग थे वो हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में भी वो जो केस था वो रद्द कर दिया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तालाब में एनक्रोचमेंट कोई भी इट इज़ नॉट अलाउड। सो वो हाई कोर्ट ने वो भी केस दूर कर दिया और हमको ऐसा आदेश दिया कि जो 10 लोग हैं उसको पूरा टाइम दिया जाए। आश्रय 10 दिन का समय दिया हमको देना है। तो हम वो जो मकान है 10, हम उसका डिमोलिशन नहीं करेंगे। अहमदाबाद ने राष्ट्रमंडल खेलों के साथ ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इसके लिए शहर में सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर तेजी से काम हो रहा है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
इससे पहले रविवार को गिर, सोमनाथ और भावनगर में भी बुलडोजर का एक्शन चला। सोमवार और सोमनाथ मंदिर के आसपास बनी 35 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भावनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दारुल उलूम मदरसे की जगह पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। दारुल उलूम मदरसा भावनगर शहर के अकवाड़ा इलाके में है। यहाँ 6 फ्लैट्स, 1 हॉस्टल और 7 से 8 कमरों के अलावा मदरसे में आने वाले 6 रेजिडेंशियल फ्लैट्स पर बुलडोजर चला दिया गया। गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अब शहर शहर विरोध तेज हो गया। बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत और आत्महत्या से टीचर्स में आक्रोश है। आरोप है कि काम के दबाव के बीच अधिकारी मानसिक रूप से परेशान हैं और ये प्रेशर बीएलओ झेल नहीं पा रहे हैं। गुजरात में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान टीचर्स पर काम का भारी दबाव है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के टीचर से बीएलओ के रूप में एसआईआर का काम करवाया जा रहा है। काम के बोझ और तनाव की वजह से खेड़ा में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई और गिर सोमनाथ में बीएलओ की आत्महत्या के बाद से ये मुद्दा सुर्खियों में है। इस बीच रविवार को भी वडोदरा में एक बीएलओ असिस्टेंट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीएलओ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही 50 साल की महिला कर्मचारी काम के दौरान बेंच से नीचे गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। આજે સવારે એસઆઈઆરની કામગીરી ચાલી રહી છે, જે દરમિયાન આપણે કલેક્શન માટેના અલગ અલગ ભાગોની અંદર કેમ્પ માટેની કામગીરી કરેલી હતી। આમની અંદર બીએલઓ સહાયક, મોટી સંખ્યામાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા હતા। આ દરમિયાન એક દુઃખદ ઘટના બની। આપણી સાથે બીએલઓ સહાયક તરીકે ઉષાબેન સોલંકી, જે તિલકવાડા નર્મદા જિલ્લાના વતની છે અને અહીંયા ફરજ નિભાવતા હતા। એમને અચાનક ત્યાં સ્થળ ઉપર પડી જતા એમને તાત્કાલિક જે કડક બજાર હતું ત્યાંથી તાત્કાલિક એમને આપણા નાયબ મામલતદાર એમને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા। જે બીએલઓસ છે, બીએલઓ ઉપર કામનું ભારણ ના વધે એટલા માટે અન્ય એમને સહાયકો, અન્ય સંસ્થાઓ, ગુજરાત સરકાર તેમજ રાજ્ય સરકારની વિવિધ સંસ્થાઓને કામે લગાડી છે। परिवार वालों के मुताबिक उषाबेन को पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका था और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद एसआईआर में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। इसी तरह गोधरा में एक टीचर ने अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की धमकी दी, जिससे और हड़कंप मच गया। शिक्षक बिनू भाई बामनिया का आरोप है कि अधिकारी उन्हें ज्यादा टारगेट देकर मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। तो मुझे बोला कि 200 या 300 की एंट्री होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसा कभी हो नहीं सकता मैडम, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं है। काम कर देगी, हमारी फर्ज है, नैतिक फर्ज भी है और राष्ट्रीय फर्ज भी है। हम कर्मचारी है, राष्ट्रीय कामगिरी को हम समझते हैं। फिर भी उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तो फिर मैंने सोचा कि जो गुरुजी को नहीं छोड़ती है लोग, एक टीचर को नहीं छोड़ते, तो जीने का कोई मतलब नहीं। तो मैंने बोला कि भाई हम मर जाए। वैसे भी 4 तो मर गए बीएलओ ट्रेस में। 4 कर्मचारी मरने के बाद भी तंत्र की आंख नहीं खुलती, तो और एक मर जाता तो क्या होता। उनको तो कोई फिक्र नहीं, दिक्कत नहीं है हमसे। गुजरात में शहर शहर एसआईआर के काम में लगे टीचर्स का आक्रोश बढ़ रहा है। काम के दबाव को लेकर अब शिक्षक खुलकर चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। साबरकांठा में शिक्षक संघ का आरोप है कि टीचर्स सुबह से शाम तक सिर्फ एसआईआर के कामकाज में लगे रहते हैं। मतदाता भी अभी एसआईआर प्रक्रिया के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से चुनाव आयोग समय सीमा के अंदर काम पूरा करने का दबाव बना रहा है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जो एसआईआर की कामगिरी आई है, इसमें ऊपर से अधिकारी वर्ग का जो प्रेशर बना रहता है वो सब बुरी बात है। हमारे प्राइमरी टीचर्स आज जो पूरे दबाव से काम कर रहे हैं, वो बहुत बुरा हाल है उसका। हमारे आज कोडीनार में एक टीचर ने आत्महत्या की, इसलिए पूरा शिक्षक समुदाय हमारा व्यथित है। आगे हमारे पर दबाव न बना रहे। उसमें जो तंत्र है, तंत्र की पूरी जो गाइडलाइन है, उसके गाइडलाइन के अनुसार जो टीचर है अपना काम कर रहा है। लेकिन जो तंत्र के द्वारा ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है अभी, जो उसके मानसिक दबाव बहुत उस बच्चे पे और जो उसके परिवार पे, इसके कारण अभी एक टीचर का जो हुआ देहांत हुआ, वो बहुत उस पे मानसिक तौर पे उन पे दबाव डालने के कारण हुआ है।
पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग के खिलाफ टीचर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब टीचर्स अधिकारियों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से काम का बोझ कम करने के लिए क्या कदम उठाया जाता है। बडोदरा से दिग्विजय पाठक, पंचमहल से जयेंद्र भोई और साबरकांठा से हसमुख भाई पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीचर्स की शिकायतों के बीच अब सरकार भी एक्टिव हो गई। गुजरात सरकार ने मंत्रियों को पोलिंग बूथों पर जाकर कामकाज का निरीक्षण करने को कहा, जिसका असर भी दिखने लगा। एसआईआर पर मचे हंगामे के बीच अब गुजरात सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जामनगर में एसआईआर के कामकाज का जायजा लेने के लिए मंत्री रिबाबा जडेजा एक बूथ पर पहुंचे। उन्होंने एसआईआर के काम और काम के दबाव को लेकर बीएलओ से जानकारी ली, साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुनी। સાથે સાથે નગરજનોને હું મારા માધ્યમથી એક અપીલ પણ કરું છું કે એસઆઈઆરની કામગીરીમાં આપણે ફોર્મ જ્યારે આપણી પાસે આવી ગયા હોય ત્યારે એને રિટર્ન કરાવવાની પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી બનતી હોય છે, ત્યારે મેક્સિમમ ફોર્મ આપણે પાછા આપીએ। બિકોઝ બીએલઓ અને પાર્ટીના કાર્યકર્તા તો આપ સૌની સાથે રહી અને ફોર્મની પાછી મેળવવાની કામગીરીમાં સતત પ્રયત્નશીલ છે, પણ એક જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણો જે મત દેવાનો અધિકાર છે એને આપણે જીવંત રાખવા માટે થઈ અને ફોર્મ પાછા આપવા અને જે કંઈ પણ આગળની પ્રોસેસ છે એમાં આપણે બધાએ સહભાગી થવું ખૂબ જરૂરી છે। એટલે માટે આપ સૌને મારી વિનંતી છે, અપીલ છે કે આપણી પાસે જો ફોર્મ આવી ગયા હોય તો એ ફોર્મને આપણે પ્રોપર રીતે રીચેક કરી અને પાછા જમા કરાવીએ। नवसारी में कैबिनेट मंत्री नरेश पटेल भी एक्शन में है। वो अपने क्षेत्र में एसआईआर के काम का निरीक्षण कर रहे हैं और बीएलओ की समस्याएं सुनकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। विशेष कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उसको भी अभिनंदन देता हूँ, BLO 2 को भी अभिनंदन देता हूँ। अच्छी कामगिरी चल रही है। इतना बड़ा देश, लोकशाही में सबसे बड़ा देश माना जाता है और ये इलेक्शन कमीशन द्वारा आज से नहीं वर्षों से ये कामगिरी चलती है। BLO 2 बिल्कुल धैर्य रख के काम कर रहे हैं और उत्साह के साथ लोग भी जुड़े हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम द्वारा सबको अभिनंदन देता हूँ। डांग जिले में एसआईआर के काम को लेकर बीएलओ लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। आरोप है कि पहाड़ों से घिरे डांग जिले में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, जिसकी वजह से ऑनलाइन काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऊपर से एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिया गया समय भी बेहद कम है। ऐसे में टीचर्स अब एसआईआर के काम से दूरी बनाने तक की तैयारी कर रहे हैं। वो जो सहायक का ऑर्डर दिया है वो कैंसिल करके अन्य कैडर को दिया जाए और हमारा ऑनलाइन की जो कामगिरी है वो भी दूसरों को दिया जाए, ताकि झड़प से झड़प हम ये कामगिरी पूर्ण कर सकते। तो ये हमारा मांगे हैं और जल्दी से जल्दी हो जाए ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। बच्चे को पढ़ाने में सर ऐसा है कि अभी पूरा स्टाफ ले लिया है एसआईआर की कामगिरी में, तो स्कूल पे कोई नहीं, तो बच्चे को वैसे बोले तो किसके भरोसे रख सकते हैं हम, इसलिए हम आज इकट्ठे हुए थे। तमाम समस्याओं, आक्रोश और विरोध के बीच फिलहाल पूरे गुजरात में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। बीएलओ की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि एसआईआर की समय सीमा बढ़ेगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। नवसारी से रौनक जानी और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के लिंबायत पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर पहुंचे एक व्यक्ति ने थाने की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार 4 मंजिला थाने की छत से छलांग लगाने के बाद व्यक्ति की मौत हो गई। उसने थाने में आत्महत्या क्यों की, इसे लेकर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या का कारण पता लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसको वो बोलता है कि मुझे कुछ फरियाद करनी है, लेकिन क्या फरियाद करनी है, क्या है, उसको उसकी जो बात पर से कुछ निकल नहीं रहा था। वो पुलिस स्टेशन में एक बार बाहर निकल गया, फिर वापस आया, फिर वो यूरिन करने जा रहा हूँ ऐसा बोल के पुलिस स्टेशन के अंदर आया। इस दरमियान छत पे कुछ जो
सिविल वर्क चल रहा था, तो उसका जो डोर है वो खुला था, तो उसके टेरेस पर गया। पीछे से पुलिस को पता चला कि टेरेस पर गया है, तो उसके पीछे दौड़ी। उस दरमियान उसने जो टेरेस पर से छलांग लगा के आपघात कर लिया है और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों की पहली पसंद बन गई। रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं। 2018 में इसके लोकार्पण से लेकर अब तक करीब 3.25 करोड़ पर्यटकों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का आकर्षण किसी हद तक सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं नर्मदा जिले के केवड़िया में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हाल ही में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पहली बार मूविंग राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन किया गया। झांकियां निकाली गई, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उसके बाद से 1 महीने तक रोशनी का त्योहार प्रकाश पर्व और 15 दिनों तक भारत पर्व मनाया जा रहा है। इन दिनों सैलानियों के पहुंचने की एक वजह ये भी है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिन प्रतिदिन सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। दरअसल इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के मौके पे पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मूविंग राष्ट्रीय एकता परेड हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ये परेड हुई थी और उसके बाद 1 महीने तक यहाँ पे प्रकाश पर्व हुआ था और 15 दिन तक पहली बार देश के दिल्ली के बाहर पहली बार भारत पर्व भी यहाँ पे मनाया गया था। और इसी के कारण लगता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दिन प्रतिदिन सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है। 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के बाद से यहां आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 3.25 करोड़ पर्यटक यहां घूमने आ चुके हैं। 2018 में 4,93,000 सैलानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे। 2019 में सैलानियों की संख्या बढ़कर 27,45,000 पहुंच गई। 2020 में कोविड की वजह से संख्या घटकर 12,81,000 हुई। 2021 में 34,29,000, 2022 में 41 लाख लोगों ने यहाँ विजिट किया। 2023 में 50 लाख से ज्यादा और 2024 में 58 लाख से ज्यादा लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया। 2025 यानी इस साल भी उम्मीद है कि विजिटर्स का आंकड़ा 50 लाख के पार होगा। रोजाना 10 से 15,000 टूरिस्ट आते हैं। छुट्टी के दिनों में तो ये संख्या और भी बढ़ जाती है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि लगभग हर वर्ष 50 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके अलावा जो अट्रैक्शंस हैं उनमें आकर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। विशेष मैं कहूँ तो पिछले 1 महीने से तो हम कंटिन्यूअस सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हमने यहाँ एक बहुत ही उत्तम किस्म का प्रकाश पर्व की व्यवस्था की थी, जो दिवाली, उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस और उसके बाद भारत पर्व के अन्य प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा गया। इन सब के प्रतिभाव में पर्यटकों की संख्या पूरे देश से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं एक अंदाज़ दूं तो पिछले 1 महीने में हमारा अंदाज़ है कि 5 से 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस जगह में आकर अलग अलग अट्रैक्शंस को एंजॉय किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा यहाँ रिवर राफ्टिंग, एकता क्रूज, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन, एकता नर्सरी समेत तमाम दर्शनीय स्थल हैं, जिसका लुत्फ पर्यटक उठाते हैं। यहाँ बनाया गया वामन वाटिका गार्डन लोगों के आकर्षण का नया केंद्र बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने पहुँच रहे लोग वामन वाटिका का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।